नमस्कार दोस्तों, इंडिया के सबसे बड़े ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर आपका फिर एक बार हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज हम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की इस क्लास में भारत म्यांमार संबंधों को पढ़ने के लिए जा रहे हैं और आपके यूपीएससी प्री के पॉइंट से मैं आपको हर दृष्टिकोण से बताने का प्रयास करूंगा कि भारत म्यांमार संबंधों से आपका प्रश्न कहां से किस किस प्रकार से आ सकता है, उसकी व्यापक चर्चा हम यहाँ पे करने का प्रयास करेंगे। फिर जब मेंस का प्रोग्राम स्टार्ट होगा तो मेंस के पॉइंट से हम आपको अलग बताएंगे। सबसे पहले म्यांमार जो है, म्यांमार क्यों चर्चा में है उसका एक टॉपिक जो है वो तो मैं अलग से करूंगा पूरा, जिसका मूल मुद्दा होगा रोहिंग्या मुसलमान। लेकिन उससे पहले हाल ही में म्यांमार चर्चा में क्यों रहा तो उसका कारण होगा म्यांमार के राष्ट्रपति यू विन मिंट की भारत यात्रा। और उनकी भारत यात्रा लेटेस्ट हमारा जो लॉकडाउन हुआ है कोविड-19 के कारण, उससे जस्ट एक महीने पहले ये भारत में आए। 26 फरवरी 2020 को म्यांमार के राष्ट्रपति की भारत यात्रा के कारण म्यांमार फिर एक बार सुर्खियों में रहा। इसलिए भारत का एक महत्वपूर्ण पूर्वी पड़ोसी म्यांमार से किस किस प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं। इस यात्रा के दौरान 10 समझौते भारत और म्यांमार के मध्य हुए। वे 10 जो समझौते हुए वे समझौते बेसिकली ऊर्जा के क्षेत्र में, आधारभूत संरचना को मजबूत करने के लिए, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, ट्रांसपोर्टेशन के क्षेत्र में, संचार के क्षेत्र में, बाघ सुरक्षा, टाइगर कंजर्वेशन और मानव तस्करी रोकने के लिए ये समझौते आपस में किए गए। इसके अलावा हम ये भी पढ़ेंगे कि भारत की जो लुक ईस्ट पॉलिसी है, वो लुक ईस्ट पॉलिसी जिसे मोदी सरकार ने एक्ट विथ ईस्ट का नाम दिया है, उससे भारत म्यांमार संबंधों पर क्या प्रभाव पड़ा है। साथ ही साथ म्यांमार के रखाइन प्रांत की सामाजिक आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए भारत ने कौन से प्रयास किए हैं, तो ये सब हम देखने का प्रयास करेंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो मुद्दा होगा वो होगा कि म्यांमार हाल ही में चर्चा में क्यों रहा। तो म्यांमार हाल ही में चर्चा में इसलिए रहा क्योंकि म्यांमार के राष्ट्रपति यू विन मिंट ने 26 फरवरी 2020 को भारत की यात्रा की और इस यात्रा से भारत म्यांमार संबंधों को फिर एक बार एक नई दिशा मिली है। और इस यात्रा के दौरान भारतीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी ने मिलकर उनके साथ 10 महत्वपूर्ण समझौते किए। वो 10 महत्वपूर्ण समझौते जो है वो विभिन्न क्षेत्रों में हुए, जिसको मैंने आपका उल्लेख यहाँ पर किया है। अब सबसे पहले जो है हम म्यांमार को देखें, उससे पहले सबसे पहला बिंदु जो होगा वो होगा भारत म्यांमार संबंधों को पढ़ने के लिए कि थोड़ा सा हम म्यांमार के इतिहास को देखें। और इतिहास से पहले उसकी भौगोलिक स्थिति को देखना अत्यंत जरूरी है। जैसे सबसे पहले आप देखोगे कि जिस म्यांमार की मैं बात कर रहा हूं, उस म्यांमार में ये भारत और भारत के लगभग पूर्व में यहां पर ये जो देश होगा, ये देश जो है बेसिकली बांग्लादेश है। तो यहां पर ये बांग्लादेश और ये आपका आ गया इंडो चाइना पेनिनसुला, इंडो चाइना प्रायद्वीप, जिसको हम कहते हैं इंडो चाइना पेनिनसुला, इंडो चाइना प्रायद्वीप। ये जो इंडो चाइना प्रायद्वीप है, इस इंडो चाइना प्रायद्वीप का एक महत्वपूर्ण देश है जिसे हम कहते हैं म्यांमार। तो म्यांमार की जो लोकेशन है वो लगभग इस प्रकार से है। म्यांमार दक्षिण पूर्वी एशिया का एक महत्वपूर्ण देश है जिसकी सीमा ऊपर से चीन से, चाइना से और इधर से बांग्लादेश से भी इसकी बाउंड्री मिलती है। तो चाइना, बांग्लादेश और इस साइड में भारत के 4 राज्यों की सीमा भी म्यांमार के साथ मिलती है, जो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। और उसके बाद यहां पर लाओस और थाईलैंड, ये जो देश है इनकी सीमा भी म्यांमार के साथ लगती है। अगर हम म्यांमार को एक मैप वाइज देखें तो म्यांमार की लगभग स्थिति इस प्रकार से है। ऐसा देश है म्यांमार और ये किस प्रायद्वीप पर है, तो बेसिकली इंडो चाइना प्रायद्वीप पर है। सबसे पहले अगर हम म्यांमार की लोकेशन को ट्रेस करें
तो म्यांमार जो देश होगा, ये म्यांमार जो है, जिसका पुराना नाम बर्मा था, इस म्यांमार को हम किस नाम से जानते हैं? पहले एक बार आप स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, ताकि आप एक बार मैप को देख सकें। तो यहां पर आप देखो, ये जो पार्ट आप देख रहे हो इंडो चाइना प्रायद्वीप का, उसमें म्यांमार की लोकेशन जो है ये बेसिकली एशिया महाद्वीप में है, और एशिया महाद्वीप में ये दक्षिण पूर्वी एशिया में पड़ता है। मतलब इसकी एग्जैक्ट लोकेशन जो होगी वो किस में है? साउथ ईस्ट एशिया में है, दक्षिण पूर्वी एशिया में ये पड़ता है। दक्षिण पूर्वी एशिया में, साउथ ईस्ट एशिया में इसकी लोकेशन है। इसलिए दक्षिण पूर्वी एशिया और भारत जो है वो बेसिकली दक्षिण एशिया में है। तो सबसे पहले एक आप बिंदु समझिए कि म्यांमार किस जगह पर है। तो म्यांमार की जो लोकेशन है वो बेसिकली साउथ ईस्ट एशिया में है, दक्षिण पूर्वी एशिया में है, जबकि भारत दक्षिण एशिया में है। और दक्षिण पूर्वी एशिया का सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बेसिकली आसियान है। अगर आपसे प्रश्न ये पूछे कि वह कौन सा देश है जो दक्षिण पूर्वी एशिया और दक्षिण एशिया को जोड़ता है, तो उत्तर होगा म्यांमार। यही कारण है कि म्यांमार को आसियान का एंट्री गेट भी कहते हैं, क्योंकि दक्षिण पूर्वी एशिया का सबसे इंपॉर्टेंट जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम आसियान है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का संगठन। और दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का एक देश जो है वो बेसिकली म्यांमार भी है। इसलिए अगर भारत दक्षिण एशिया में, भारत को यदि आसियान के साथ बेहतर संबंध स्थापित करना है तो वह कौन सा देश है जो लैंड रूट से दक्षिण पूर्वी एशिया का है, आसियान का है और भारत को जोड़ता है, तो उत्तर होगा म्यांमार। तो यहां पर यह भी कहा जाता है कि भारत के लिए म्यांमार क्यों जरूरी है, क्योंकि म्यांमार वह देश है जो हमारे लिए आसियान के लिए एंट्री गेट का काम करता है। भारत को यदि आसियान देशों के साथ बेहतर संबंध स्थापित करना है तो उसके लिए प्रवेश द्वार का काम कौन करता है? म्यांमार। और म्यांमार किस प्रायद्वीप पर है? तो ध्यान रखना, इंडो चाइना प्रायद्वीप पर है। और इंडो चाइना प्रायद्वीप जिसको हम कहते हैं, ये दक्षिण पूर्वी एशिया का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। एशिया महाद्वीप में 3 सबसे बड़े प्रायद्वीप हैं, एक अरब प्रायद्वीप, दूसरा इंडो चाइना प्रायद्वीप और तीसरा दक्कन प्रायद्वीप, दक्कन पेनिनसुला जो भारत के अंदर है। तो उसमें से इंडो चाइना, यहां पर नाम जरूर इंडो चाइना है, लेकिन न तो यहां पर इंडिया है और न ही चीन है, बल्कि यहां पर दक्षिण पूर्वी एशिया के देश आते हैं, जिसमें आप देखोगे म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया, मलेशिया और सिंगापुर। ये किस पे आते हैं? ये बेसिकली इंडो चाइना प्रायद्वीप पर आते हैं। तो ये बिंदु आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। सबसे पहले मैंने आपको भारत के साथ संबंधों को बताने के लिए म्यांमार की लोकेशन ट्रेस की। म्यांमार जो है भारत और बांग्लादेश के पूरब में है और एशिया महाद्वीप के दक्षिण पूर्वी भाग में है, इसलिए साउथ ईस्ट एशिया का देश माना जाता है म्यांमार। फिर आपसे पूछे कि भारत के कौन से राज्य जो है वो म्यांमार के सीमावर्ती हैं, तब आपका उत्तर होगा वो 4 स्टेट है जो सीमावर्ती हैं। उन 4 स्टेट में सबसे ऊपर अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, नंबर 2 नागालैंड, नंबर 3 मणिपुर और नंबर 4 मिजोरम। यहां पर हमारा जो नॉर्थ ईस्ट पार्ट है, जिसको नॉर्थ ईस्ट इंडिया कहते हैं, उत्तर पूर्वी भारत कहते हैं, जिसमें 7 सिस्टर्स आती है, उस 7 सिस्टर्स को भारत की मुख्य भूमि से जोड़ने का केवल ये एक रास्ता है। बाकी ये पार्ट चूंकि बांग्लादेश का है, इसलिए ये जो रास्ता है इसके ऊपर भूटान आएगा। इसी को चिकन नेक कहते हैं। मतलब कि नॉर्थ ईस्ट को जोड़ने वाला जो रास्ता है भारत की मुख्य भूमि से, वो बहुत संकरा भाग है, जिसको चिकन नेक कहते हैं। इसलिए यदि भारत को अपने नॉर्थ ईस्ट राज्यों का डेवलपमेंट करना है तो उसे निश्चित रूप से म्यांमार जैसे देश के साथ बेहतर संबंध स्थापित करने होंगे। यही कारण है कि म्यांमार का एक बंदरगाह है जिसका नाम है सितवे कालादान रिवर प्रोजेक्ट। सितवे एक बंदरगाह का नाम है जिसका रिकंस्ट्रक्शन भारत कर रहा है और यह बंदरगाह भारत को सौंप दिया गया है। यह सितवे बंदरगाह को
मिजोरम से निकलने वाली कालादान नदी जो म्यांमार में आती है उससे जोड़कर भारत के डेवलपमेंट को निश्चित किया जा रहा है। कौन से भाग की? नॉर्थ ईस्ट को। तो सबसे पहले मैंने आपको जो पॉइंट बताया वो था आपका म्यांमार की एग्जैक्टली लोकेशन। उसके बाद हम आगे बढ़े और आगे बढ़ने के बाद सबसे पहला पॉइंट हम ये पढ़ें कि थोड़ा सा हमें यह भी जानना चाहिए कि म्यांमार के संबंधों को बेहतर तरीके से समझने के लिए हमें थोड़ा सा म्यांमार का इतिहास समझना बहुत जरूरी है। हिस्ट्री ऑफ म्यांमार ध्यान रखना, इसकी एंशिएंट और मिडाइवल हिस्ट्री हमें नहीं समझनी है, सिर्फ जो काम की चीज है वो। और काम की चीज क्या है कि भारत जो था वो आधुनिक काल में किस देश का उपनिवेश रहा। तो भारत जो था वो बेसिकली ब्रिटिश उपनिवेश था। मतलब भारत ब्रिटेन का उपनिवेश था और अंग्रेजों ने अपनी शुरुआत बंगाल से की। प्लासी के युद्ध से उनकी राजनीतिक शुरुआत हुई और उसके बाद बंगाल जीतने के बाद अंग्रेज जो है वो तेज गति से हर दिशा में बढ़ने का प्रयास करेंगे। जब हर दिशा में बढ़ने का प्रयास करेंगे तो भारत के पूर्वी भाग की ओर भी जाएंगे, मतलब इस पार्ट की ओर भी जाएंगे। उस समय चूंकि जब अंग्रेजों ने भारत पर राज किया था उस समय जहां आज बांग्लादेश है पहले यह हिस्सा भारत का ही था। इसलिए अंग्रेजों ने अपना प्रसार जब पूरब में किया तो उनका संघर्ष जो है वो बेसिकली किस एक देश के साथ और हुआ, तो यहां पर होगा ये म्यांमार। और म्यांमार के साथ जैसे उन्होंने छेड़खानी की तो एंग्लो बर्मा वार हुआ। एंग्लो बर्मा वार। और मैं आपको सब एंग्लो बर्मा वार नहीं बताऊंगा, केवल एक फर्स्ट एंग्लो बर्मा वार जो है, पहला आंग्ल बर्मा युद्ध। आपके दिमाग में आ सकता है कि सर ये बर्मा क्या है, तो ध्यान रखना म्यांमार का पुराना नाम जो था वो बर्मा था। म्यांमार का पुराना नाम बर्मा था और जब भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था तो उस ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पूर्व में विस्तार किया और जैसे पूर्व में विस्तार करने का प्रयास किया उनकी बर्मा के साथ लड़ाई हुई। और बर्मा के साथ जो उनकी पहली लड़ाई हुई वो हुई 1824 से 1826 और इस वार में अंग्रेजों ने बर्मा को पराजित कर दिया और 1826 की यंदाबू की संधि हुई। 1826 की यंदाबू की संधि, कुल मिला के आप ध्यान रखना ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, यंदाबू की संधि किसके मध्य हुई थी? तो आपका उत्तर होगा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बर्मा के बीच में हुई थी। बर्मा जिसका नाम आज की तारीख में म्यांमार है उसके साथ हुआ था। और कब तक चला? 1824 से 1826। इस संधि किस नाम से हुई? 1824 की यंदाबू की संधि। इस संधि का मुख्य बिंदु क्या था कि ईस्ट इंडिया कंपनी का बर्मा के साथ साथ भारत के असम के भागों पर भी नियंत्रण हो गया, क्योंकि असम कुछ समय के लिए बर्मा के नियंत्रण में रहा था। और इसी संधि के द्वारा अंग्रेजों को बर्मा में हस्तक्षेप करने का मौका मिल गया और फाइनली दो युद्ध और होते हैं 1851-52 के अंदर और एक आगे और होगा। तो कुल मिला के जो पहला एंग्लो बर्मा वार हुआ है वो 1824 से 26 के बीच में हुआ है। इसी के साथ ये म्यांमार जो था, बर्मा जो था, ये बर्मा भी किसका उपनिवेश बन गया? तो ये बेसिकली अंग्रेजों का उपनिवेश बन गया। ये भी अंग्रेजों का उपनिवेश बन गया। तो आप कहोगे सर पहली समानता क्या है? तो पहली समानता है कि भारत भी ब्रिटिश उपनिवेश था और म्यांमार भी ब्रिटिश उपनिवेश था। म्यांमार भी ब्रिटिश उपनिवेश था। उससे बड़ी समानता और देखिए आप कि जो भारत का गवर्नर जनरल होता था, जो बेसिकली 1911-12 तक कलकत्ता बैठता था, वही गवर्नर जनरल म्यांमार को भी संभालता था। मतलब यहां पर यह होगा कि म्यांमार को ब्रिटिश द्वारा उपनिवेश बनाने के बाद उसकी सत्ता का संचालन हमेशा भारत से ही होता रहा। और यह चीज जो है मतलब ब्रिटिश शासन ने राजनीतिक रूप से भारत और म्यांमार को और अधिक नजदीक ला दिया। भारत और म्यांमार को और अधिक नजदीक ला दिया।
और कब से कब तक? तो उत्तर होगा 1824 युद्ध शुरू होने से लेकर 1948 तक। मतलब म्यांमार जो ये आजाद हुआ है वो जनवरी 1948 में हुआ है। उसका होगा म्यांमार स्वतंत्रता अधिनियम 1947 और आजाद हुआ 4 जनवरी के आसपास की बात है, जनवरी 1948 के अंदर। मतलब भारत और म्यांमार दोनों ब्रिटिश उपनिवेश थे और म्यांमार की सत्ता का संचालन भारत से ही होता था। एक बार यूपीएससी प्री में क्वेश्चन पूछा गया, यूपीएससी प्री में क्वेश्चन पूछा गया क्या कि वह कौन सा अधिनियम था, वह कौन सा अधिनियम था जिसके द्वारा म्यांमार की सत्ता का संचालन भारत से अलग कर दिया गया। मतलब पहले तो भारत और म्यांमार की सत्ता का संचालन कलकत्ता से होता था, बाद में दिल्ली से होने लग गया। लेकिन किस अधिनियम के द्वारा म्यांमार के शासन को भारत से कंप्लीटली अलग कर दिया गया? तो आपका उत्तर क्या होगा? तब आपका उत्तर होगा 1935 का अधिनियम। तब आपका उत्तर क्या होगा? 1935 का अधिनियम। तो यहां पर ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि वो कौन सा अधिनियम था जिस अधिनियम के द्वारा म्यांमार की सत्ता का संचालन भारत से अलग कर दिया गया था। तो उत्तर होगा 1935 का अधिनियम। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि ये थोड़ा सा इतिहास मैंने इसलिए बताया कि आपको ये पता लग सके कि दोनों में कुछ समानताएं भी है, जैसे दोनों ही ब्रिटिश उपनिवेश थे और दोनों आजाद भी लगभग एक साथ हुए। फिर एक बिंदु और वो क्या कि जो आजाद हिंद फौज थी, उस आजाद हिंद फौज ने जापान के साथ मिलकर अंडमान निकोबार, सिंगापुर, फिलीपींस, म्यांमार पे कब्जा कर लिया था और उसने अपना हेडक्वार्टर भी रंगून में बनाया था बाद के अंदर। तो आजाद हिंद फौज और सुभाष चंद्र बोस का बहुत बेहतर और नजदीकी जुड़ाव किसके साथ रहा है? म्यांमार के साथ रहा है। तो हमें ये बिंदु भी म्यांमार के साथ जोड़ता है। वर्ष 2017 में हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी ने जब म्यांमार की ऐतिहासिक यात्रा की तो उन्होंने आजाद हिंद फौज और सुभाष बाबू का जिक्र म्यांमार में जरूर किया, जिन्होंने भारत म्यांमार को जोड़ने में अहम रोल अदा किया था। यह बिंदु भी आप यहां पे याद रखें। उसके बाद में हम जब इसको स्टार्टिंग करें कि भारत म्यांमार संबंध में समानता क्या है, दोनों ही एशिया महाद्वीप के दो इंपॉर्टेंट देश, पहला पॉइंट। दूसरा, दोनों ही ब्रिटिश उपनिवेश। तीसरा पॉइंट, दोनों लगभग एक साथ आजाद हुए, भारत 15 अगस्त 1947 को और म्यांमार जनवरी 1948 को। फिर चौथा पॉइंट, भारत बौद्ध धर्म की जन्मभूमि है। इंडिया इज द बर्थ प्लेस ऑफ बुद्धिस्ट रिलीजन। भारत जो है बौद्ध धर्म की जन्मभूमि है, जबकि म्यांमार जो है वो एक बौद्ध धार्मिक देश है। इसलिए यदि म्यांमार के लोग भारत में आते हैं तो भारत उनके लिए एक तीर्थ स्थान है, हॉली पैलेस है, क्योंकि बौद्ध धर्म से जुड़े हुए जितने भी पुराने धार्मिक स्थल हैं वो सब के सब भारत में हैं। और आपसे पूछे कि उन धार्मिक स्थलों का रिकंस्ट्रक्शन कौन सा देश कर रहा है तो उत्तर होगा जापान। उनका रिकंस्ट्रक्शन कौन सा देश कर रहा है, तब आपका उत्तर वहां पर जापान होगा। उसके बाद हम आगे बढ़े। अब जैसे ही भारत और म्यांमार ब्रिटेन से आजाद हुए तो ब्रिटेन से आजादी के बाद भारत और म्यांमार के बीच में एक ऐतिहासिक संधि हुई जिसे ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप 1951 कहा जाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछे कि भारत और म्यांमार के बीच में पहली ऐतिहासिक संधि कब हुई? भारत और म्यांमार के मध्य फ्रेंडशिप ट्रीटी जो है वो कब हुई? तो आपका उत्तर होगा 1951। एक चीज का और ध्यान रखना, जैसे भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के नेता हमारे गांधी जी थे, तो म्यांमार का राष्ट्रीय नेता कौन था? तो यह भी ध्यान रखना, म्यांमार के जो नेशनल लीडर थे, राष्ट्रीय नेता थे, उनका नाम था आंग सान।
लेकिन म्यांमार की आजादी से 6 माह पहले इनकी डेथ हो गई थी। लेकिन आज भी अगर आपसे पूछे कि आधुनिक म्यांमार का पिता, द फादर ऑफ मॉडर्न म्यांमार किसे कहते हैं, तो आंग सान को कहते हैं। और आंग सान की जो पत्नी थी, उनका भी म्यांमार की राजनीति में बहुत बड़ा योगदान रहा है और वह 2 बार इंडिया, नेपाल के साथ साथ कई देशों की राजदूत भी रही थी। तो ये बिंदु भी यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि म्यांमार का राष्ट्रीय नेता कौन है, आंग सान है। अब हम आगे बढ़े। जैसे भारत और म्यांमार के संबंध स्टार्ट हुए तो शुरुआत में ये संबंध बेहतर रहे, लेकिन बाद में एक यहाँ पर हिस्टोरिकल ट्रेजेडी हुई। और ट्रेजेडी क्या हुई कि म्यांमार में 1962 के अंदर, 1962 के अंदर म्यांमार में तानाशाही शासन आ गया। म्यांमार में तानाशाही शासन आ गया, मतलब डिक्टेटरशिप आ गई 1962 के बाद में। और 1962 के बाद 1980 के दशक में म्यांमार में उस तानाशाही शासन को हटाकर सेना ने कब्जा कर लिया। और सेना ने जो कब्जा किया उसको हम कहते हैं जुंटा शासन। उस रूल को हम क्या कहते हैं, जुंटा शासन। और ये कब हुआ, 1980 के दशक में। कुल मिलाकर मैं ये कह सकता हूं क्या कि 1962 से लेकर 1990 तक, विशेष रूप से 1990 तक, फिर 90 से लेकर 2010 तक, तो आप देखिए कितने साल हो गए, 1962 से 90 लगभग 30 साल, और फिर आगे के 20 साल, मतलब 50 साल इस देश में तानाशाही शासन रहा। जब 50 साल तक तानाशाही शासन रहा तो इस फैक्टर ने भारत म्यांमार संबंधों में अवरोध पैदा करने में बड़ी भूमिका अदा की। इसको हमें समझना होगा। क्या बिंदु है, सबसे पहले 1962 में तानाशाही शासन आ गया। तानाशाही शासन आने के कारण भारत उस समय पूरी दुनिया में लोकतंत्र की सबसे बड़ी बीड़ा को उठाए हुए था। इसलिए भारत उन देशों के साथ विशेष संबंध रखता था जो डेमोक्रेटिक हो। म्यांमार में तानाशाही शासन होने के कारण 1962 से लेकर लगभग अब कह सकते हो 1990 तक भारत म्यांमार के बीच ज्यादा बेहतर संबंध नहीं रहे, बल्कि आप देखो 1990 से 3 साल पहले भारतीय प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी ने 1987 के अंदर म्यांमार की यात्रा की और वहां से वापस जो है भारत म्यांमार संबंधों को गति प्रदान हुई। तो पहला पॉइंट आप अगर भारत म्यांमार से देखोगे, इंडिया म्यांमार, तो हम इसको 2 भागों में डिवाइड करें कि पहला बिंदु होगा 1962 से 1990 तक भारत और म्यांमार के बीच संबंध बेहतर नहीं थे। ध्यान रखना, संबंध बेहतर नहीं थे। 1990 के बाद भारत और म्यांमार के बीच में संबंध बेहतर होने लगते हैं। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर संबंध बेहतर क्यों नहीं थे? तो यहां पर 1962 से 1990 का इसका कारण होगा म्यांमार में तानाशाही शासन और जुंटा शासन जो सेना द्वारा लगाया गया था, उसके कारण भारत ने उस तानाशाही शासन के कारण भारत ने म्यांमार से संबंध स्थापित नहीं किए, या मैं कह सकता हूं कि इतने बेहतर संबंध स्थापित नहीं हुए। लेकिन 1990 के बाद भारत ने म्यांमार के साथ बहुत बेहतर संबंध स्थापित करने के प्रयास किए। तो जाहिर सी बात आपके दिमाग में आएगा कि सर क्या 1990 के बाद म्यांमार में डेमोक्रेसी आ गई, क्या लोकतंत्र आ गया? तो मैं यहां बताना चाहूंगा कि लोकतांत्रिक चुनाव हुए म्यांमार के अंदर। म्यांमार में लोकतांत्रिक चुनाव हुए और उन चुनावों को करवाने वाली सबसे बड़ी जो लेडी थी उसका नाम था आंग सान सू की। आंग सान सू की। आपसे पूछे कि म्यांमार की सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक नेता कौन मानी जाती है, तो उत्तर होगा आंग सान सू की। आंग सान सू की की पार्टी का नाम था NLD। ये क्वेश्चन 2012 में RS के एग्जाम में राजस्थान में पूछा गया है। आंग सान सू की पार्टी का नाम क्या है 2012 में। अब आप देखिए
उनकी पार्टी का नाम है नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी। आंग सान सूकी की पार्टी का नाम क्या है? नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी। और ध्यान रखना आप लोग कि पूरी अंतरराष्ट्रीय दबाव था कि 1962 से 1990 तक तो यहां पर तानाशाही शासन रहा, लेकिन 1990 में यहां पर डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुए और उन चुनावों को किसने जीता? तो 1990 में जो चुनाव हुई म्यांमार के अंदर, उन चुनावों को जिस पार्टी ने जीता उसका नाम था नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी। और नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी नेता थी आंग सान सूकी। अब जैसे ही ये तय हो गया कि एनएलडी की आंग सान सूकी म्यांमार की सत्ता संभालेगी 1990 के चुनाव के अंतर्गत 1991 से, लेकिन जुंटा शासन ने उनको सत्ता नहीं सौंपी। मतलब लोकतांत्रिक चुनाव हुए, लेकिन म्यांमार का जो तानाशाही शासन था, जो सैन्य तानाशाही शासन था, उसने सत्ता नहीं सौंपी, बल्कि उससे भी क्रूर काम किया। और क्या काम किया कि आंग सान सूकी को हाउस अरेस्ट कर दिया, घर में नजरबंद कर दिया गया। हाउस अरेस्ट। जब उनको हाउस अरेस्ट कर दिया गया, यहां तक कि उनको उनके पति और उनके बच्चों से भी नहीं मिलने दिया गया। उनके हस्बैंड जो है उस समय लंदन में थे, उनके बच्चे भी वहीं पर थे, क्योंकि उन्होंने एक फॉरेनर से शादी की थी। आप देखिए, आंग सान सूकी जो 1990 के अंदर म्यांमार की सत्ता को संभालने वाली थी, उसको घर में नजरबंद कर दिया गया, घर में हाउस अरेस्ट कर दिया गया। और हाउस अरेस्ट उनका लगभग कितने साल चला? तो उनका आंग सान सूकी का जो हाउस अरेस्ट था ये 20 साल तक चला, 20 साल। लेकिन आप देखिए, इन्होंने डेमोक्रेसी के लिए आंदोलन तो 1980 के दशक में शुरू कर दिया था, और उनकी पार्टी का नाम था नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी। इस कारण आपको एक बिंदु यहां पर ध्यान रखना है, और वो पॉइंट क्या है? वो बिंदु आपका है आंग सान सू की। सबसे पहले आंग सान सू की का जन्म रंगून के अंदर 1945 में हुआ था। ये आंग सान की बेटी थी, जिन्होंने म्यांमार के राष्ट्रीय आंदोलन का प्रतिनिधित्व किया था। आंग सान सू की पार्टी का नाम था नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी। इस नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी ने 1990 के चुनाव, या मैं कह दूं 1980 से लेकर 1990 तक तो इन्होंने लोकतंत्र के लिए अभियान चलाया। लोकतंत्र के लिए अभियान चलाया मतलब इनका कहना था कि म्यांमार में तानाशाही शासन खत्म होना चाहिए, और ये सफल भी रही। जब 1990 में चुनाव हुए और उन चुनाव में एनएलडी चुनाव जीतने में सफल रही, परंतु उस समय की जो म्यांमार के अंदर जो जुंटा शासन था, JUNTA नाम है ये, जो तानाशाही शासन था, उसने सत्ता इनको नहीं सौंपी, बल्कि इनको 20 वर्ष के लिए घर में नजरबंद कर दिया। 20 वर्ष के लिए घर में नजरबंद कर दिया। इसलिए 1990 से लेकर लगभग 2010 तक ये घर में नजरबंद रही। और यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि इन्होंने ये जो डेमोक्रेटिक मूवमेंट चलाया था, इस मूवमेंट के कारण इन्हें 1991 का शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया। आपसे क्वेश्चन पूछे कि 1991 का शांति का नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया था, तो उत्तर होगा आपका आंग सान सू की को। और 1991 में जब इनको पुरस्कार दिया गया था, तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कि 1992 में भारत सरकार ने भी आंग सान सू की को प्राइज देने की घोषणा की थी। वो प्राइज कौन सा था? जवाहरलाल नेहरू अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार या इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। तो 1991 का शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया, जिसके रिप्रेजेंटेटिव के रूप में इनके 2 बेटे वहां पर गए थे ओस्लो के अंदर। हालांकि इस प्राइज को लेने के लिए ये 20 साल बाद ओस्लो जाती है 2012 के अंदर, जब इनको हाउस अरेस्ट से रिहा कर दिया जाता है। तो यहां पर
म्यांमार की राजनीति का सबसे चर्चित और लोकप्रिय चेहरा जो है वो कौन है? आंग सान सूकी। और उनकी पार्टी का नाम क्या है? नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी। पहली बार नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी ने चुनाव कब जीता? तो इसने 1990 के चुनाव जीते, लेकिन वहां के जुंटा शासन ने इनको अनुमति प्रदान नहीं की और इन पर बैन लगाया, कई आरोप लगाए, कई एलिगेशन लगाकर इनको हाउस अरेस्ट करवा दिया। इसलिए लगभग 20 साल तक घर में नजरबंद रही। जितने भी राष्ट्रपति अमेरिकन हुए हैं, बराक ओबामा, बिल क्लिंटन, जॉर्ज बुश, सब ने आंग सान सूकी की काफी प्रशंसा की है। और भारत ने भी कहीं ना कहीं इनके लोकतांत्रिक आंदोलन को बढ़ावा दिया। लेकिन मैंने एक शुरुआत आपको कही कि भारत म्यांमार संबंधों को देखेंगे तो 1962 से लेकर 1990 तक भारत ने म्यांमार के साथ संबंध ज्यादा बेहतर स्थापित नहीं किए, क्योंकि म्यांमार में तानाशाही शासन था। तो जाहिर सी बात है, क्या 1990 से लेकर 2010 के बीच में भारत ने म्यांमार के साथ संबंध स्थापित किए? यस, भारत ने म्यांमार के साथ संबंध स्थापित किए और भारत म्यांमार संबंध और बेहतर हुए। लेकिन यहां अचंभा करने वाला बिंदु था कि इस दौरान म्यांमार में डेमोक्रेसी नहीं थी। तो फिर क्वेश्चन भारत पे उठेगा कि जब यहां पर म्यांमार में लोकतंत्र नहीं था, तो फिर भारत ने यहां पर लोकतंत्र न होने का संबंध नहीं रखे और यहां पर लोकतंत्र न होने का संबंध रखे, इसके पीछे का कारण क्या था? तो आपको यहां बता दूं कि 1990 के बाद भारत ने म्यांमार के साथ बेहतर संबंध इसलिए स्थापित किए क्योंकि भारत की अनदेखी के कारण लगातार चीन म्यांमार में अपनी भूमिका बढ़ा रहा था। म्यांमार ने अपना कोको द्वीप चीन को लीज पर देकर बंगाल की खाड़ी में चीन को पहुंचा दिया। इससे भारत की चिंताएं बढ़ने लगी। इसलिए भारत ने अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा को लोकतांत्रिक सिद्धांतों पर वरीयता देते हुए म्यांमार के साथ बेहतर संबंध स्थापित कर लिए। मतलब यहां बिंदु कौन सा होगा? यहां बिंदु होगा आपका राष्ट्रीय सुरक्षा वर्सेस डेमोक्रेसी। तब भारत ने किसको चुना? राष्ट्रीय सुरक्षा को, क्योंकि भारत अगर लगातार अनदेखी करता तो इससे चीन की भूमिका लगातार म्यांमार में बढ़ रही थी। उसको काउंटर बैलेंस करने के लिए 1990 के बाद भारत ने म्यांमार के साथ संबंध स्थापित कर लिए। यही कारण है कि वर्ष 2000 तक पहुंचते पहुंचते भारत और म्यांमार के संबंध और ज्यादा मजबूत हुए, जबकि म्यांमार में डेमोक्रेसी नहीं थी। देखिए, 2004 और 2010 में उस समय के म्यांमार के जो सेना के जनरल थे, जिनके हाथ में पूरी सत्ता थी म्यांमार की, थान सवे, उन्होंने 2 बार 2004 और 2010 में भारत की यात्रा करके भारत म्यांमार संबंधों को बेहतर करने का प्रयास किया। इसी प्रकार वर्ष 2006 में हमारे तत्कालीन राष्ट्रपति स्वर्गीय एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने म्यांमार की यात्रा की। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भी 2 बार 12 में और फिर अपने लास्ट टाइमिंग के अंदर वो बिम्स्टेक की बैठक में भाग लेने के लिए गए थे, तो उन्होंने भी 2 बार म्यांमार की यात्रा की। इसी प्रकार अगस्त 2016 में म्यांमार के राष्ट्रपति हितिन क्याव ने भारत की यात्रा की। इसी प्रकार आज म्यांमार की सत्ता का मुख्य केंद्र आंग सान सूकी है। उन्होंने 2016 में जो ब्रिक्स बिम्स्टेक आउटरीच मीटिंग हुई गोवा में, उसमें उन्होंने भाग लिया। गोवा में पणजी में जो बिम्स्टेक ब्रिक्स आउटरीच बैठक थी, उसमें उन्होंने भाग लिया। और फिर उसके बाद में वर्ष 2017 में भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की म्यांमार यात्रा, सुषमा स्वराज की म्यांमार यात्रा और लेटेस्ट जो है म्यांमार के राष्ट्रपति की 26 फरवरी 2020 की भारत यात्रा, ये बताती है कि भारत और म्यांमार के संबंध बेहतर होने की दिशा में है। लेकिन आप एक पॉइंट नोट कीजिए यहां पर, क्या कि भारत एक तरफ लोकतंत्र का पक्षधर था और उसने लोकतांत्रिक आंदोलन चलाने के लिए आंग सान सूकी को कई अपने राष्ट्रीय पुरस्कारों से भारत सरकार ने आंग सान सूकी को नवाजा। लेकिन
भारत ने इसके बावजूद भी तानाशाही शासन के साथ संबंध स्थापित कर लिए। अब हुआ क्या कि वर्ष 2011 में आंग सान सूकी को जेल से और जिस घर में उनको बंदी बनाया हुआ था उससे रिहा कर दिया गया और उसके बाद वहां चुनाव हुए 2012 के अंदर। उसमें नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी ने बहुत अच्छी सफलता प्राप्त की। कब? 2012 के अंदर। फिर 2015 में जो म्यांमार में संसदीय चुनाव हुए हैं, उन संसदीय चुनाव में नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी ने काफी बेहतर सफलता प्राप्त की है। इसलिए 2015 में सफलता प्राप्त करने के कारण वर्तमान में म्यांमार में सत्ता की चाबी नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी के पास में है। तो अब आपका क्वेश्चन ये होगा कि सर, जब नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी के हाथ में सत्ता है और म्यांमार में सबसे ताकतवर पद वहां का राष्ट्रपति माना जाता है, तो फिर आंग सान सूकी राष्ट्रपति क्यों नहीं बनी? तो ध्यान रखना, जो म्यांमार का तानाशाही शासन था, उसने सत्ता छोड़ने से पहले वहां के संविधान में एक आर्टिकल लिख दिया। और आर्टिकल क्या लिखा कि यदि किसी म्यांमार की नागरिक ने किसी विदेशी से शादी की है तो ऐसी स्थिति में उसे सत्ता के महत्वपूर्ण पदों को नहीं दिया जाएगा। जैसा कि आप लोग जानते हो कि आंग सान सूकी ने जो शादी की वो एक ब्रिटिश नागरिक से की और उनके दोनों बेटे भी ब्रिटेन के अंदर हैं। तो जाहिर सी बात है, इससे वो म्यांमार के सबसे बड़े पद पर नहीं पहुंच सकती। इसलिए 2015 के इलेक्शन में एनएलडी ने काफी बड़ी सफलता प्राप्त की, लेकिन म्यांमार की सबसे ताकतवर नेता आंग सान सूकी सत्ता में नहीं पहुंच सकी, मतलब राष्ट्रपति नहीं बन सकी। और उन्होंने कहते हैं कि उनका एक जो खासिम खास थे, जिन्होंने लंबे समय तक उनकी कार ड्राइव की, हितिन क्याओ, वो 2015 में म्यांमार के राष्ट्रपति बने क्योंकि वो उनके विश्वास पात्र थे। और इनके लिए एक अलग से पद बनाया गया जिसे स्टेट काउंसलर कहा जाता है। वो एक नया पद बनाया गया वर्तमान में, और इनको विदेश मामले दिए गए। किसको? आंग सान सूकी को। लेकिन वास्तविकता में जो रियल पावर है वो आंग सान सूकी के पास में। तो ये पूरा था आंग सान सूकी के बारे में। फिर आप ध्यान रखना कि जब आंग सान सूकी ने भारत की यात्रा की 2012 के आसपास में, तो उन्होंने भारत को बहुत खरी खोटी सुनाई कि एक तरफ तो आप सैन्य शासन का विरोध करते हैं, दूसरी तरफ आपने म्यांमार में चल रहे लोकतांत्रिक आंदोलन का साथ नहीं दिया, बल्कि तानाशाही शासन के साथ संबंध स्थापित कर लिए। आज आप हमें प्राइज दे रहे हैं, किस बात का? मतलब वो हमारे से प्राइज भी ले गई और हमें खरी खोटी भी सुना गई। तो ये बिंदु भी आप यहाँ पे ध्यान रखना। फिर एक लास्ट पॉइंट बोलना चाहूंगा आपको कि आपसे पूछे कि म्यांमार में वर्तमान में सबसे ताकतवर कौन है, तो उत्तर होगा आंग सान सूकी। आंग सान सूकी को दुनिया में मानवाधिकार का एक बहुत बड़ा चेहरा माना जाता है, इसलिए उनको शांति का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। एमनेस्टी इंटरनेशनल जो मानवाधिकारों की सबसे बड़ी संस्था है, उन्होंने भी उनको प्राइज दिया है, एमनेस्टी इंटरनेशनल प्राइज। लेकिन वर्ष 2016-17 में म्यांमार का एक प्रांत है, मैं कहना ही चाह रहा हूं कि वर्तमान में आंग सान सूकी की बहुत ज्यादा आलोचना क्यों हो रही है और उन्हें मानवाधिकारों का हनन करता माना जा रहा है। जिस आंग सान सूकी की मानवाधिकार के लिए, लोकतंत्र के लिए उनको इतने प्राइज मिले, आज उसी आंग सान सूकी की बहुत बड़े स्तर पर आलोचना हो रही है और पश्चिमी देशों ने व्यापक उनकी आलोचना की है। यहां तक कह दिया गया है कि उनसे शांति का नोबेल पुरस्कार वापस लिया जाए। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने उनसे मानवाधिकार पुरस्कार वापस लेने की घोषणा की है। कनाडा की सरकार ने भी इसी प्रकार की घोषणा की है। तो ऐसा क्यों? तो इसका कारण है म्यांमार की रोहिंग्या समस्या। म्यांमार की रोहिंग्या समस्या।
तो आप लोग ध्यान रखना, इस रोहिंग्या समस्या को मैं अलग से समझाऊंगा। जस्ट यहाँ पर मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि रोहिंग्या जो है ये बेसिकली म्यांमार की किस प्रांत पे रहते हैं, तो ये म्यांमार के रखाइन प्रांत में है। ये म्यांमार के रखाइन प्रांत में रहने वाले मुस्लिम समाज के लोग हैं, रोहिंग्या मुसलमान। इसकी पूरी कहानी मैं आपको अलग से बताऊंगा। जस्ट यहां पर आप पॉइंट ध्यान रखिए कि वर्ष वैसे तो कई सालों से रोहिंग्या मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है, लेकिन वर्ष 2016-17 के अंदर म्यांमार की सेना ने म्यांमार के रखाइन प्रांत में इतना बड़ा ऑपरेशन चलाया, कहते हैं कि वहां पर 5 से 6 लाख रोहिंग्या मुसलमानों को मार दिया गया। ये मानवाधिकारों की दिशा में एक बहुत बड़ा हनन वाला कदम माना जाता है। और चूंकि म्यांमार की सत्ता की चाबी आंग सान सूकी के हाथ में है, तो लाखों लोग मारे गए और लगभग उससे ज्यादा, मतलब ये तादाद है 7 लाख के आसपास, 7 लाख रोहिंग्या मुसलमान अपनी जान बचाकर बांग्लादेश, भारत, इंडोनेशिया, मलेशिया इस साइड में भाग गए। आज अगर दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्वी एशिया में सबसे बड़ी शरणार्थी समस्या बनकर कहीं उभरी है तो वो है रोहिंग्या समस्या। और रोहिंग्या समस्या है तो काफी पुरानी, लेकिन जिस प्रकार से म्यांमार की सेना ने उन पर अत्याचार किए हैं उसके कारण आंग सान सूकी की नीतियों पर एक प्रकार का प्रश्न चिन्ह लगा है। और वो प्रश्न चिन्ह इतना भारी है कि इस मानवाधिकारों की देवी आंग सान सूकी मानी जाती है, लेकिन जब से रोहिंग्या मुसलमानों का इश्यू आया है उनकी व्यापक स्तर पर आलोचना हो रही है। इवन अरब जगत ने उनके खिलाफ कार्रवाई करने की भी बात कही थी। और यहां जो है रोहिंग्या मुसलमानों के इश्यू ने कहीं ना कहीं आंग सान सूकी की जो वैश्विक इमेज बनी हुई थी ह्यूमन राइट्स के बारे में, वो कहीं ना कहीं उसको काफी अधिक धक्का पहुंचा है। तो ये बिंदु भी हम यहाँ पर ध्यान में रखेंगे। अब इसके बाद हम आगे बढ़े तो ये पॉइंट सब के सब एग्जाम में आने वाले, ध्यान रखना, इसको आप बहुत बेहतर तरीके से करने का प्रयास करना। अब एक क्वेश्चन आपका ये होगा कि भारत म्यांमार संबंधों की बात करें तो म्यांमार जो है, म्यांमार भारत के लिए, म्यांमार भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? वाई म्यांमार इज इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया? भारत के लिए म्यांमार महत्वपूर्ण क्यों है? अगर इसका क्वेश्चन का उत्तर आपको देखना हो कि आपसे ये पूछे कि भारत के लिए म्यांमार क्यों महत्वपूर्ण है, तो इसका उत्तर जो होगा वो बेसिकली आप एक स्क्रीनशॉट लें इसका पूरे का, मैं आपको बताता हूं। सबसे पहला क्वेश्चन जो होगा वो आपका होगा म्यांमार के लिए भारत महत्वपूर्ण क्यों है। पहला उत्तर जो बनेगा वो आपका बनेगा इसकी लोकेशन से, मतलब इसकी लोकेशन जो है वो बेसिकली भारत म्यांमार संबंधों को महत्वपूर्ण बनाती है। क्या कि म्यांमार की लोकेशन इस प्रकार की है कि दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्वी एशिया को लिंक करता है। मतलब आपसे ये पूछे कि साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया को जोड़ने वाला देश कौन सा है, तो उत्तर होगा म्यांमार। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? म्यांमार भारत के पूर्व में स्थित एक ऐसा देश है जो दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्वी एशिया को जोड़ने में सेतु का काम करता है, जो कि इसे भारत के लिए महत्वपूर्ण बनाता है। इसी के साथ साथ आप जो है अपनी आंसर राइटिंग को आप अपनी आंसर राइटिंग को और बेहतर इस प्रकार कर सकते हो कि इसी को आप जोड़ दो संगठन से। म्यांमार भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? तो दक्षिण एशिया का सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है कौन सा? सार्क। और दक्षिण पूर्वी एशिया का सबसे महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशन है
आसियान। और आसियान और सार्क के बीच में सेतु का काम कौन करता है? तो उत्तर होगा म्यांमार। और जैसा कि हम लोग जानते हैं, वर्तमान में भारत पाकिस्तान के तनाव के कारण सार्क की भूमिका कमजोर हो रही है, ये मैंने आपको पढ़ा दिया है। तो इस स्थिति में कौन सा संगठन यहां पर महत्वपूर्ण हुआ है? तो उत्तर होगा बिम्स्टेक। कौन सा? बिम्स्टेक। और बिम्स्टेक में भारत और म्यांमार दोनों शामिल है, अतः इस दृष्टिकोण से, संगठनात्मक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ म्यांमार आसियान का एक महत्वपूर्ण सदस्य है और भारत के लिए म्यांमार आसियान का प्रवेश द्वार है। तो तीसरा पॉइंट जो होगा वो होगा आसियान का प्रवेश द्वार। तो ये बिंदु भी आप यहां पर ध्यान रखोगे। म्यांमार भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? नंबर एक, दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्वी एशिया में ये एक सेतु के रूप में काम करता है, जिसके कारण ये सार्क और आसियान को जोड़ने में और बिम्स्टेक को मजबूत बनाने में अहम रोल अदा कर सकता है। ये भारत के लिए आसियान का प्रवेश द्वार है। ये तीन बिंदु याद करोगे आप इसमें। उसके बाद आप ध्यान रखना इसमें एक बिंदु कौन सा आएगा, और वो पॉइंट आपका होगा ये हमारा प्यारा भारत, और ये आपका नॉर्थ ईस्ट इंडिया, और यहां पर ये जो है आप इसको म्यांमार मान लीजिए, ये म्यांमार है। तो जो म्यांमार है इसकी सीमा भारत के 4 राज्यों से मिलती है। ये जो 4 स्टेट है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। और ध्यान रखना, भारत में अगर सबसे कम डेवलपमेंट भारत के किसी क्षेत्र का हुआ है तो वो नॉर्थ ईस्ट है। और जाहिर सी बात है, भारत के नॉर्थ ईस्ट में ही सबसे ज्यादा आतंकवाद और अलगाववाद की समस्या है। तो यहाँ बिंदु क्या होगा कि भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में आतंकवाद और अलगाववाद को समाप्त करवाने में म्यांमार अहम रोल अदा कर सकता है। तो एक पॉइंट आपका चौथा हो जाएगा, वो क्या होगा? उत्तर पूर्वी राज्यों में आतंकवाद और अलगाववाद को समाप्त करने में भी इसकी अहम भूमिका हो सकती है। ये बिंदु भी आप इसमें डाल सकते हो। तो ये हो गए 4 बिंदु। पांचवा बिंदु आपको पता है कि अगर अगर हमारे नॉर्थ ईस्ट से आतंकवाद और अलगाववाद को खत्म करना है तो एक होगा हमें हमारे जो 7 सिस्टर्स है उनका विकास करना होगा। तो उत्तर पूर्वी राज्यों के विकास के अंदर भी इसकी अहम भूमिका हो सकती है। इंपॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया। और कैसे? जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि यहां पर ये जो पार्ट हमारा है ये बेसिकली यहां से बांग्लादेश आ गया, इसलिए यहां से केवल अगर नॉर्थ ईस्ट पहुंचना हो तो ये चिकन नेक जो है केवल यहां से पहुंच सकते हैं, और ये संकरा रास्ता है। इसलिए अगर हमें रास्ता यहां से मिल जाए और हम सीधे बंगाल की खाड़ी से यहां पहुंचे तो शायद हमारे उत्तर पूर्वी राज्यों का विकास और बेहतर तरीके से किया जा सकता है। यही कारण है कि भारत सरकार ने म्यांमार के सितवे कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट को काफी प्रोत्साहन दिया है, और भारत जो है म्यांमार के सितवे बंदरगाह का रिकंस्ट्रक्शन कर रहा है। ये बंदरगाह भारत को सौंप दिया गया है। तो एक बिंदु कौन सा होगा? सितवे कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट। यहां ध्यान रहे, सितवे बंगाल की खाड़ी में स्थित म्यांमार का एक इंपॉर्टेंट बंदरगाह है, और कालादान एक नदी है जो मिजोरम से म्यांमार आते हुए सितवे को जोड़ती है। तो अगर सितवे कालादान को जोड़ दिया जाए तो जो मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट बनता है वो भारत के नॉर्थ ईस्ट राज्यों के डेवलपमेंट में एक बहुत अहम रोल अदा कर सकता है। एक आपको पता होगा कि बिम्स्टेक के माध्यम से और आसियान के माध्यम से एक और अंतरराष्ट्रीय प्रोजेक्ट चल रहा है जिसका नाम है भारत म्यांमार थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग। ध्यान रखना, एक और राजमार्ग बन रहा है, उस राजमार्ग का नाम है भारत म्यांमार थाईलैंड त्रिपक्षीय
राजमार्ग का निर्माण तीनों देश मिलकर कर रहे हैं। राजमार्ग का निर्माण तीनों देश मिलकर कर रहे हैं। ये भी म्यांमार को भारत के लिए महत्वपूर्ण बनाता है। इसके अलावा आपको पता होगा भारत म्यांमार के संबंध ज्यादा बेहतर तब और होंगे जब दोनों में सांस्कृतिक संबंध भी होंगे, इसलिए बौद्ध सर्किट्स को जोड़ने का प्रयास भी किया जा रहा है। फिर एक पॉइंट होगा आपका कि भारत म्यांमार के संबंध बेहतर हो, इसके लिए इम्पैक्ट्स इंडिया म्यांमार बायलैटरल एक्सरसाइज भी चल रही है, ताकि दोनों देशों के मध्य युद्ध अभ्यास के माध्यम से भी संबंधों को और बेहतर किया जा सके। एक जो है रोहिंग्या मुसलमानों के मुद्दे पर भारत ने म्यांमार का साथ दिया है, इससे म्यांमार को मजबूती प्राप्त हुई है। वो किस रूप में दिया है ये मैं आपको रोहिंग्या मुसलमान वाले चैप्टर में बताऊंगा। उसके बाद में आपको जो और महत्वपूर्ण बिंदु है, आपको ध्यान रखना कि नागालैंड के जो अलगाववादी संगठन हैं जैसे NSCN IM इसाक मुइवा गुट, उनको संतुलित करने के लिए भी म्यांमार ने सहयोग किया है। तो एक हो जाएगा अलगाववादी गुटों को रोकने के लिए। इसके अलावा हमारे जो प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी हैं, उन्होंने भारत म्यांमार संबंधों को बेहतर करने के लिए कहा कि भारत और म्यांमार को जोड़ने वाले संबंध जो है वो 5B है, B फॉर बॉम्बे, 5B है। वो 5B को हम अगर फोकस करें तो संबंध और बेहतर किए जा सकते हैं। यहाँ 5B का मतलब क्या है? यहाँ 5B का मतलब है भारत म्यांमार संबंध बेहतर करने हो तो भारत म्यांमार संबंधों को बेहतर करने वाला है बौद्ध धर्म। तो यहाँ पर एक हो जाएगा B मतलब बुद्धिज्म। दूसरा, भारत म्यांमार संबंधों को बेहतर करने का एक रास्ता है व्यापार। तो यहाँ पर एक बिंदु आ जाएगा बिजनेस। तो पहला बुद्धिज्म, दूसरा बिजनेस। तीसरा इसी प्रकार से तीसरा पॉइंट जो भारत और म्यांमार को जोड़ता है वो है सिनेमा। तो B फॉर बॉलीवुड, B फॉर बॉलीवुड। चौथा जो है भारत और म्यांमार को जोड़ने वाला एक नृत्य भी है जिसको हम कहते हैं भरतनाट्यम, जिसको हम कहते हैं भरतनाट्यम। और एक आपको पता होगा भारत और बर्मा को जोड़ने वाली बर्मा टीक भी है, बर्मा लकड़ी। भारत में जितना भी लकड़ी का काम होता है उसमें बहुत बड़े स्तर पे लकड़ी जो है वो बर्मा टीक जो है वो लाई जाती है, इसलिए B फॉर बर्मा टीक। ये बर्मा की लकड़ी जो है बर्मा टीक। तो भारतीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी ने भारत म्यांमार संबंधों को 5B में परिभाषित किया। और 5B का मतलब क्या होगा? यहाँ पर 5B का मतलब होगा B फॉर बुद्धिज्म, कि बौद्ध धर्म की जन्मभूमि भारत है और बौद्ध धर्म का देश म्यांमार है, जिसे कंट्री ऑफ पैगोडास भी कहा जाता है। इसलिए बुद्धिज्म के माध्यम से भारत और म्यांमार के रिलेशंस को और मजबूत किया जा सकता है। साथ ही साथ भारत म्यांमार संबंधों को बिजनेस के माध्यम से बेहतर किया जा सकता है। तीसरा, बॉलीवुड के माध्यम से बेहतर किया जा सकता है। फिर भरतनाट्यम, ये भरतनाट्यम संस्कृति का प्रतीक है, सांस्कृतिक संबंधों का प्रतीक है। और एक बर्मा टीक, बर्मा की लकड़ी। ये 5 बिंदु उन्होंने यहाँ पर बताए हैं। तो आपसे जस्ट पूछे कि भारत और म्यांमार के बीच में बेहतर संबंध स्थापित करने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं और भारत के लिए म्यांमार क्यों इंपॉर्टेंट है? तो पहला, दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्वी एशिया के बीच में सेतु का काम करता है, उत्तर पूर्वी राज्यों के विकास और वहां पर अलगाववाद को समाप्त करने में। तीसरा, भारत के 4 राज्यों अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम के साथ साझी सीमा है, अतः यहाँ के विकास और यहाँ पर अलगाववाद को समाप्त करने में ये अहम रोल अदा कर सकता है। इसी प्रकार भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, आसियान का प्रवेश द्वार है।
धर्म, भाषाई, जातीय स्तर पर दोनों में घनिष्ठ संबंध है। बिम्स्टेक की मजबूती, ध्यान रखना वर्तमान में सार्क के विकल्प के रूप में कौन सा संगठन तेज गति से उभर रहा है, तो होगा बिम्स्टेक। तो बिम्स्टेक की मजबूती के लिए भी भारत और म्यांमार के बीच में संबंधों का बेहतर होना जरूरी है। उत्तर पूर्व राज्यों के विकास के लिए कौन सा प्रोजेक्ट चल रहा है, तो सितवे कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट। एक भारत म्यांमार के बीच में इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए कौन सा इंटरनेशनल रूट बनाया जा रहा है, तो होगा भारत म्यांमार थाईलैंड त्रिपक्षीय हाईवे, ट्राइलेटरल हाईवे का निर्माण किया जा रहा है। एक इम्बेक्स नाम से वार एक्सरसाइज भारत और म्यांमार के मध्य हुई है, और रोहिंग्या मुसलमानों के मानवाधिकारों के मामलों को लेकर। अब उससे आगे बढ़े तो एक बिंदु आएगा कि आज का यह आर्थिक युग है, और इस आर्थिक युग में अगर आप देखोगे तो भारत और म्यांमार के बीच का जो द्विपक्षीय व्यापार है वो 1.7 बिलियन डॉलर ही है, जबकि म्यांमार और चाइना के बीच का जो बायलैटरल ट्रेड है वो भारत म्यांमार के बायलैटरल ट्रेड से 10 गुना ज्यादा है। मतलब मैं कहना चाह रहा हूं कि भारत और म्यांमार के बीच में जो ट्रेड है, द्विपक्षीय व्यापार है, वो 1.7 बिलियन डॉलर का ही है, जबकि म्यांमार और चाइना के बीच में जो है वो लगभग 17 बिलियन है, इससे भी ज्यादा हो गया है। ये 2018 तक के आंकड़े हैं। तो आप देखिए, अगर भारत म्यांमार को संबंधों को बहुत बेहतर करना होगा तो इस स्थिति में भारत को उसके साथ द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों को बहुत ज्यादा मजबूत करना होगा, जबकि अभी हमारे बीच में जो बायलैटरल ट्रेड है वो काफी कम है। हाल ही में भारत सरकार ने म्यांमार को 2 बिलियन यूएस डॉलर की लाइन ऑफ क्रेडिट जो है वो प्रदान की है, ताकि म्यांमार को आर्थिक प्रबंधन में सहायता मिल सके। तो एक बिंदु अगर आपको और जानना हो कि भारत के लिए म्यांमार क्यों जरूरी है, तो एक पॉइंट आप और ध्यान रखना, और वो जो बिंदु होगा वो होगा कि भारत के लिए म्यांमार इसलिए भी जरूरी है ताकि चीन को प्रतिसंतुलित किया जा सके। चीन को प्रतिसंतुलित किया जा सके क्योंकि चाइना जो है वो बंगाल की खाड़ी से लेकर अरब सागर तक MSR प्रोजेक्ट को चला रहा है, मैरीटाइम सिल्क रूट, जो उसके किस प्रोजेक्ट का भाग है, ओबोर का। तो यहां पर चाइना म्यांमार चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर भी बन रहा है, ये CMEC और चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये दोनों जो है इसको प्रतिसंतुलित करने के लिए भी भारत के म्यांमार के साथ संबंध होना बेहतर बहुत ही जरूरी है। तो एक बिंदु आप यहां पर इसको भी ध्यान में रखोगे। इसके बाद में एक पॉइंट, जब मैंने इतना म्यांमार आपको बता दिया, तो एक क्वेश्चन आपको और ध्यान में रखना होगा कि जब हमने म्यांमार पढ़ा तो हो सकता है यूपीएससी प्री में म्यांमार से आपका क्वेश्चन भूगोल से बन जाए, ज्योग्राफी से बन जाए। और ये ध्यान रखना, जैसे ये भारत है और ये म्यांमार जो है ये बेसिकली ये पूरा इंडो चाइना प्रायद्वीप हुआ, और इस इंडो चाइना पेनिनसुला पर ये आपका यहां पर ये म्यांमार है, ये म्यांमार है, और ये पूरा ओवरऑल क्या हो गया, ये इंडो चाइना प्रायद्वीप, इंडो चाइना पेनिनसुला। इंडो चाइना पेनिनसुला पर एक देश है म्यांमार, जो कि भारत के पूरब में है, भारत और बांग्लादेश दोनों के पूरब में है। पहला क्वेश्चन ज्योग्राफिकल पॉइंट से एक बार यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा कि म्यांमार के सीमावर्ती देश भारत और चीन के अलावा कौन है, मतलब भारत और चीन के अलावा सीमाएं किस किस से मिलती हैं, मुझे भी नहीं पता, आप देखेंगे और इसका उत्तर ढूंढेंगे।
मैं क्लू दे देता हूं कि यहां पर एक तो हो गया आपका भारत, एक हो गया चीन, एक हो गया बांग्लादेश, फिर इस साइड में इसकी सीमा बंगाल की खाड़ी से लग रही है। यहां पर हो जाएगा लाओस और यहां पर हो जाएगा थाईलैंड। तो आप थोड़ा सा चेक करना कि क्या इन 5 देशों से मिलती है। ये मेरा आपसे क्वेश्चन है, तो ध्यान रखना भारत, चीन, बांग्लादेश 3 तो ये हो गए, लाओस और थाईलैंड 5 और 5 देशों से, और खाड़ी कौन सी लगती है? बंगाल की खाड़ी से। पहला क्वेश्चन। दूसरा, पहला पॉइंट ये। दूसरा, वह कौन सी माउंटेन रेंज है जो भारत और म्यांमार के बीच में सीमा रेखा बनाती है? अगर आपसे पूछे इंडिया और म्यांमार के बीच में सीमा रेखा बनाने वाली पर्वत श्रेणी का नाम क्या है, तो उत्तर होगा फिर आपका अराकान योमा। कौन सी पर्वत श्रेणी है? अराकान योमा। अराकान योमा पर्वत श्रेणी जो है ये बेसिकली भारत और म्यांमार के मध्य सीमा रेखा बनाती है। और ये भी ध्यान रहे कि जो अराकान योमा पर्वत श्रेणी है उसी का पर्वतीय भाग जो बंगाल की खाड़ी में निकला हुआ है उसी का नाम है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। मतलब अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस पर्वत श्रेणी का पार्ट माने जाते हैं? तो अराकान योमा पर्वत श्रेणी। 2 क्वेश्चन। तीसरा, उसके बाद में आपको ध्यान रखना, तीसरा क्वेश्चन ये एक बात पूछा गया है कि जो म्यांमार है उस म्यांमार की प्रमुख नदियां कौन सी हैं? म्यांमार की प्रमुख नदियों का पश्चिम से पूरब की ओर क्रम क्या है? तो एक नदी तो ये है, दूसरी ये सबसे इंपॉर्टेंट रिवर है म्यांमार की, तो एक और ये 2 और ये तीसरी नदी है। लेकिन क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा गया था कि म्यांमार की नदियों का वेस्ट टू ईस्ट क्रम क्या है? तो ध्यान रखना म्यांमार की 3 प्रमुख नदियां हैं और उन 3 प्रमुख नदियों का क्रम जो है पश्चिम से पूरब की ओर है चिंदविन, इरावदी और तीसरी नदी जो है यहां पर साल्विन है। ये पश्चिम से पूरब की ओर का एक क्रम है। और यहां पर ध्यान रखना इरावदी और साल्विन जो है, इरावदी और साल्विन के बीच का जो दोआब है उसे पूरब का चावल का कटोरा कहा जाता है। क्या कहते हैं उसको? इरावदी और साल्विन के बीच का जो वैली एरिया है उसे पूरब का चावल का कटोरा कहा जाता है। इसी प्रकार से आपसे पूछे कि म्यांमार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? द हाईएस्ट पीक ऑफ म्यांमार, तो उत्तर होगा हक्काका बोराजी। हक्काका बोराजी इसकी सबसे ऊंची नदी है। आप ध्यान रखना साल्विन नदी के पूरब का जो क्षेत्र है, इस नदी के पूरब का जो क्षेत्र है वो अफीम की खेती के लिए फेमस है। साल्विन नदी के पूरब का क्षेत्र जो है अफीम की खेती के लिए फेमस है और इसे गोल्डन ट्रायंगल कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? गोल्डन ट्रायंगल कहा जाता है, जो अफीम की खेती के लिए प्रसिद्ध है। म्यांमार की जो इरावदी नदी है उसी किनारे पर है मांडले शहर, मांडले सिटी, जो काफी फेमस है। यांगोन यहाँ का प्रमुख बंदरगाह है। नापीता इसकी राजधानी का नाम है, नापीता इसकी राजधानी का नाम है। और एक क्वेश्चन आपसे पूछे कि म्यांमार में बौद्ध विहार को किस नाम से जानते हैं? तो बौद्ध विहारों को पेगोडा के नाम से जानते हैं और इसलिए इस आधार पर इस देश को गोल्डन पेगोडा भी कहते हैं। म्यांमार को गोल्डन पेगोडा भी कहा जाता है। उसके बाद में कुछ और क्वेश्चन आप अगर चाहो कि सर और कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, तो आपको चिंदविन इरावदी नदियों के बारे में पूछा जा सकता है। चिंदविन इरावदी नदी की, और आपसे पूछे कि दक्षिण पूर्वी एशिया की सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है, तो उत्तर होगा मेकोंग नदी। कौन सी? मेकोंग नदी। और एक प्रोजेक्ट पॉलिटिकल पॉइंट चल रहा है गंगा मेकोंग प्रोजेक्ट, तो वो भी आप ध्यान रखना, वो दक्षिण पूर्वी एशिया और भारत के देशों के बीच में बेहतर आर्थिक राजनीतिक सहयोग के लिए गंगा मेकोंग प्रोजेक्ट चलाया गया है। तो दोस्तों आज मैंने आपको आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से, भौगोलिक रूप से हमारे एक महत्वपूर्ण पड़ोसी देश के साथ चर्चा की जिसका नाम था म्यांमार। म्यांमार का एक बिंदु हमारे पास रह गया जिसको हम अलग से लेंगे और वो है आपका रोहिंग्या मुसलमानों की समस्या, उसको अलग से करेंगे। लेकिन बाकी पूरा म्यांमार मैंने आपके सामने पूरा खोल कर रखने का प्रयास किया है। आगे जो अपडेशन होगा उसको हम जरूर आपके सामने रखेंगे ताकि आपकी
आने वाले वक्त में यूपीएससी जब प्री एग्जाम लेगी तो उससे पहले पहले कोई अगर लेटेस्ट अपडेशन हुआ किसी प्रोजेक्ट का तो निश्चित रूप से आपको बताने का प्रयास किया जाएगा। आज इतना ही, कल फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।